फेसबुक लाइव राजस्थान पेज। आज मैं आपको राजस्थान प्रदेश की एक जानी मानी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं, जिसको जो है जिसके तमाम लोग चहेते हैं राजस्थान में। और महज 14 वर्ष की उम्र से ये आदमी, ये बच्चा या ये लड़का संघ की सेवा और भाजपा की सेवा में जुड़ा हुआ है। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिसके नाम कई गिनीज के रिकॉर्ड भी जो है उसने अपने स्तर पे बनाए हैं, और महज अभी 28 साल की उम्र है। और उस आदमी से आपको मिलवाने जा रहा हूं। अभी आपको और एक बता दूं कि राजस्थान प्रदेश में जो वसुंधरा और जो दूसरे गुट हैं भाजपाई गुट के लेकर जो उठापटक चल रही है, उसका खामियाजाना भी कहीं न कहीं राजस्थान प्रदेश के ज़िलों के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको भी भुगतना पड़ रहा है। इस मसले पर मैं आज जोधपुर की युवा हस्ती यानी विकास चांडक से आपको मिलवाने जा रहा हूं, और उनसे ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश में आप कितने दिनों से इस सक्रिय भूमिका में भाजपा को बढ़ाने में जुटे हुए हैं, इनके लिए जानते हैं। आइए बात करते हैं। हाँ विकास, बताइए आप। हाँ विकास जी, आपने क्या क्या अभी तक किया है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपका गांव कौन सा है और आप किस गांव से आते हैं और आपके गांव की पृष्ठभूमि क्या है? वैसे मैं खियूसर, मूलतः खियूसर गांव से हूं, नागौर ज़िले के। और मेरे परिवार में जब से हमने सूझ पकड़ी है तब से ही हमें संघ और भारतीय जनता पार्टी की ही सेवा में हमें जुट कर दिया गया था। मेरे जो बड़े दादाजी हैं शंकर लाल जी चांडक, वो करीब 30 से 35 वर्ष तक मंडल अध्यक्ष रहे, जहां भाजपा का झंडा लेकर खड़े होने वाला कोई नहीं था नागौर ज़िले के अंदर। वहाँ 35 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर घूमते रहे। कई वर्षों तक तो मेरे ही परिवार के घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चला। तो हमारा तो जो हम तो कहते हैं ना, हम तो पैदा ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा ही होते हैं। हमारी तो पैदाइश ही भाजपा ही है। और व्यक्तिगत मेरा अचीवमेंट की बात करें या कुछ करें तो देश का प्रतिनिधित्व करने से लेकर कई विदेशी स्थानों पर युवाओं के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया मैंने। उसके अलावा जानी मानी पुस्तक आप सभी के माध्यम से मैंने विमोचित करी थी, अनदेखी, जो आज देश की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक बनी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सेवा में सरदारपुरा विधानसभा में मैंने जो कार्य किया लोकसभा चुनाव के अंदर, वो आप सभी के सामने मीडिया ने खूब छापा। मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सरदारपुरा विधानसभा के अंदर मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे विजय दिलवाई, हमने आगे निकलवाया। उसके अलावा कई फर्जी मतदाताओं के नाम हमने कटवाए, जिसके मार्फत हमें वहाँ जीत हासिल हुई थी इस लोकसभा चुनाव के अंदर। जबकि हम पिछले कई वर्षों से देखेंगे आप तो सरदारपुरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीछे रहती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हम हमेशा पीछे रहते हैं। गत इस बार हमारा जो मूल मतदाता कम हुआ, फिर भी हमने सरदारपुरा विधानसभा से लीड हासिल करी लोकसभा चुनाव में, उसमें हमारी अहम भूमिका रही। उसके अलावा कोषाध्यक्ष के रूप में जिले के सेवाएँ देता रहा। संघ के किसी कार्यक्रम में भारत विकास परिषद से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मथानिया शाखा से भी जुड़ाव है। उसके अलावा युवा योद्धा करके संगठन है जो हम चलाते हैं। ऐसे कई कार्य हमने निरंतर पिछले 5-10 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी राजनीति में भी जहाँ पे भी ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ आके खड़ा रहता हूँ। विकास, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रदेश की जो युवा कमेटी है वो अभी अमूमन निष्क्रिय है, यानी बिल्कुल पड़े हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। भाजपा का जो प्रतिनिधित्व है, जो युवा मोर्चा है, वो कई पीछे जा चुका है। मैंने अभी अमूमन ये राजस्थान की जो राजनीति के उठपटक को लेकर मैंने अभी एक अवलोकन भी किया था, उसमें अक्सर देखा गया है कि युवा मोर्चा जो है हमेशा उस पर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो प्रदेश में जो आपके 44 ज़िले हैं युवा मोर्चा के लिए, उसमें 34 पे आपकी जो है वो शायद हो गई है, घोषणा हो चुकी है। लेकिन अभी कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें जोधपुर शहर भी शामिल है, वहाँ पर जो है अभी किसी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की, युवा जो वो है उसकी अध्यक्ष की, जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और सबसे सशक्त जो है जिम्मेदारी है, इसके दावेदार आप हैं, आपको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये राजस्थान के जोधपुर शहर में आपको जो है या भाजपा की जो युवा मोर्चा वो बैकफुट पर है? मैं इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल नहीं कतराऊंगा कि हम युवा मोर्चा, जो हमारा संगठन का एक मूल अंग है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व है, वो है युवा मोर्चा। चाहे राजेंद्र बोराना जी हो, चाहे पवन आसोपा हो, ये सब युवा मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व है। चाहे ओम जी बिरला आप ले लीजिए,
युवा मोर्चा के कारण आज ओम जी बिरला एक सदन के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हैं। युवा मोर्चा की सक्रियता के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी का वजूद है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व पिछले लंबे अरसे से गर्त में जा रहा है और इसका खामियाजा पूरे राजस्थान के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है और युवा कट रहे हैं और टूट रहे हैं। ये हमारे लिए विचारणीय विषय है, जिसको मैंने कई बार हिमांशु शर्मा जी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके सामने भी रखा, मैंने कई बड़े नेताओं के सामने रखा कि इसके ऊपर कोई निर्णायक भूमिका में आप आइए सामने, पर सुनवाई नहीं होना ये हमारे लिए एक बहुत घातक विषय है भाजपा के लिए। और हम तो परिवार हैं, तो परिवार से तो ये मांग कर ही सकते हैं ना साहब कि इस चीज़ का कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि दुख तो होता है जब परिवार के अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है कि आम कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता, जो ज़मीन का कार्यकर्ता है, वो अगर काम नहीं कर रहा है, कल के आए हुए 2-4 कार्यकर्ता वो पार्टी के अंदर आकर अपना वजूद दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ये संभव नहीं है कि आप मूल कार्यकर्ताओं को काट कर आप नए कार्यकर्ताओं को स्थान दे दें। आज इसी मुद्दे पर लेकर जो युवा मोर्चा की जो चुनाव प्रक्रिया है जो अधूरी है, इसी मुद्दे को लेकर मैंने भी आपके प्रदेश के जो चंद्रशेखर जी हैं, हिमांशु शर्मा जी हैं, इसके अलावा और भी आपके जो हैं ये जो यहाँ के प्रभारी हैं, क्या नाम है इनका, भजनलाल जी शर्मा हैं जो जोधपुर प्रभारी हैं, उनसे मैंने भी आज बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज भेजे, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपको या मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो वसुंधरा गुट और जो इस 2 गुटों में ये बटी हुई नज़र आ रही है, तो इसके वजह से हो सकता है कि ये पत्रकारों के फ़ोन न उठाना, मीडिया से अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाना, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए घातक साबित होने वाला है। बिल्कुल, इससे फ़ायदा और किसी को नहीं बल्कि कांग्रेस को होता है। आज अगर जोधपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव पे कोई असर पड़ता है तो उसका सीधा सीधा लाभ अशोक गहलोत जी को है, कांग्रेस सरकार को है, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कमज़ोर होती है तो सामने विपक्ष कौन है या पक्ष कौन है, कांग्रेस ही है। रही बात वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे राजस्थान की सर्वमान्य नेता हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 2 बार, वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं। अगर कोई हमें उनका गुट का कहता भी है, वैसे तो हम पार्टी के अंदर गुट शब्द का इस्तेमाल करते ही नहीं क्योंकि गुट कुछ होता ही नहीं है, पर अगर उन्हें कोई गुट का हमें उनके गुट का कहता है या कुछ करता है, हमने किया क्या? हम उनके कार्यकाल की तारीफ भी ना करें? भाई एक छोटी सी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के सामने अगर हमें अपना ब्यौरा रखना है तो हम कैसे रखेंगे? जो पूर्व की हमारी सरकार थी उसका ब्यौरा हम जनता के आगे रखेंगे कि भाई आज की गहलोत सरकार वर्सेस वसुंधरा सरकार, और वसुंधरा सरकार ने जो कार्य किया वो पूरे राजस्थान का युवा आज एक स्वर में कह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो कार्य किए उसके मुकाबले सदियों तक इस राजस्थान के अंदर कार्य नहीं हुए, और इसे स्वीकारना अगर गलत, वो भाजपा की ही नेता है, वो भाजपा की ही मुख्यमंत्री रही, वो भाजपा आज भी वर्तमान में भाजपा की मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी हैं, फिर भी अगर इस तरीके की बात कर हम जैसे छोटे आम कार्यकर्ताओं को काटा जाता है तो एक पीड़ा होती है कि परिवार के अंदर इस तरीके का माहौल गलत है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, अभी आपने जब वसुंधरा की तारीफ़ की तो अभी कुछ दिनों पहले भी एक फ़ोटो अभी वायरल, सोशल मीडिया वायरल हुआ था, आप वसुंधरा के साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे उनसे, और कहीं ना कहीं आप जब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा जी, और अभी आपने देखा है कि जयपुर जो आपका जो हेड ऑफिस है यानी जो भाजपा का कार्यालय है उसे वसुंधरा के पोस्टर गायब कर दिए गए। उस पर मतलब एक तुच्छ नीची की मतलब जो नीची राजनीति होती है उस पर भाजपा उतर के आ गई है, वसुंधरा के पोस्टरों से वसुंधरा के उसको गायब करना, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ना कहीं आपको तो नहीं भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, इसका खामियाजा हर एक आम कार्यकर्ता को भुगतना पड़ रहा है, और इसका जो मैसेज जा रहा है जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में वो बहुत गलत है। हम इस तरीके का कार्य करने से हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, क्या हम बाबू साहब भैरू सिंह जी शेखावत की तस्वीर हमारे पार्टी कार्यालय से उतार देंगे क्या? कभी नहीं उतार सकते। उनका जो कार्य रहा, जो उनका योगदान है, उनको हम भुला नहीं सकते, चाकर भी नहीं भुला सकते। उसी तरीके से माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के योगदान को हम नहीं भुला सकते। उनकी तस्वीर गायब करना या उनकी तस्वीर को हटाना ये बहुत मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसे मैं तो किसी तरीके से, किसी रूप से इसे सही नहीं मानता। वो आज भी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है,
उस कायदे से भी उनको वहाँ होना जो आवश्यक है। किस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की फ़ोटो किस राज्य के अंदर उतार दी गई? क्या डॉक्टर सीवी रमन की फ़ोटो छत्तीसगढ़ से उतार दी गई? इस तरीके से कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, जो उस समय के मुख्यमंत्री भी रहे, निवर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी फ़ोटो पार्टी संगठन कार्यकर्ता कार्यालय से उतार दी जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। और रही बात युवा मोर्चा के संदर्भ में, युवा मोर्चा के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ के जितने भी जोधपुर के नेता हैं, चाहे जोधपुर के इर्द गिर्द पाली वगैरह, सिरोही, आसपास के लोगों ने, सब ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। सब ने कहा कि विकास तुम्हें प्रदेश में नेतृत्व मिलना चाहिए। मैं इस बात से खुश था कि मुझे चलाकर इन सभी का फ़ोन आना, इनसे बात होना, इनका मेरे लिए पत्र लिखना, ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि बहुत कम समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी में मुझे आगे बढ़ाने की एक भूमिका अदा हुई। परंतु प्रदेश स्तर से नेग्लिजेंस आना, युवा कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये निर्णय ले कौन रहा है और निर्णय लिए कैसे जा रहे हैं। जबकि जोधपुर के युवा मोर्चा के संगठन के कार्यकर्ताओं ने तो ये तक मांग कर दी कि आप संगठनात्मक चुनाव करवा लीजिए, जो नतीजा होगा वो हमें स्वीकार होगा, संगठनात्मक चुनाव कराइए, आप ऊपर से मत थोपिए किसी को। अभी ये पैराशूट वाली जो बात है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इससे नुकसान हमें पहले भी हुआ। हम पिछले 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला के अंदर हम निष्क्रिय हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछले आप 3 प्रकरण देख लीजिए, आपने भी कवरेज की थी सुभाष जी, JK24 ने भी की थी, काफ़ी दूसरे चैनलों ने भी की थी। जब रविंदर सिंह भाटी JNU के अंदर मामला हुआ, प्रकरण हुआ, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वहाँ से गायब था। सिर्फ एक इकलौता व्यक्ति विकास चांडक और उसकी टीम युवा योद्धा वहाँ पे मौजूद थी। जब तिरंगा नीचे गिराया गया दिल्ली के अंदर, तब जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कोई नेतृत्व कहीं पर भी ज्ञापन देने या भूमिका निभाने नहीं आया। विकास चांडक वहाँ मौजूद था। ऐसे अनेकों चीज़ हैं जिनके ऊपर किसी भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने कोई कार्य नहीं किया, पर हमने किया। पर वहाँ पर भी हमें भागीदारी नहीं मिली। हमारी पार्टी के ही युवा मोर्चा के संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो महामंत्री हैं, वो भी वहाँ मौजूद नहीं रहे। ये बहुत पार्टी के लिए एक विचारणीय विषय है। मैं JK24 के जितने भी हमारे दर्शक इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको जो है फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें। मैं आपको एक बहुत अच्छी आज बात बताने जा रहा हूँ कि जो जोधपुर ज़िले के प्रसन्न चंद मेहता जी हैं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, आज उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनको आज फ़ोन किया था, तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि साहब प्रदेश में जो युवा मोर्चा जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय भूमिका में है, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। तो जबकि पहले मैंने उनको परिचय दिया था, मैं सुभाष सिंह चौहान, स्टेट हेड JK24/7 न्यूज़ बोल रहा हूँ, राजस्थान से बोल रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि सर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले। वापस मैं ये जानना चाहूँगा कि जोधपुर की अगर अपन बात करते हैं तो आपके संविधान में साफ लिखा हुआ है कि 35 साल के युवा वर्ग तक को जो है भाजपा का युवा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन आपके जोधपुर में बात करें तो 45 साल के महेंद्र तंवर जो हैं वो पिछले 8 साल से काबिज हैं इसी एक ही पोस्ट पे। तो इसका क्या कारण है कि भाजपा को में युवा चेहरे नहीं मिल रहे हैं, या भाजपा मतलब जो है क्या उसको अपन क्या कह सकते हैं, आपकी भाषा में क्या कहेंगे? सीधी सिंपल बात यह है कि एक नई लाइन खड़ी करना नहीं चाहता कोई अपने से नीचे वाले व्यक्ति को अपने स्थान को देने के लिए तैयार ही नहीं है। आज मुझे ये बताइए, 3 वर्ष का एक कार्यकाल, 3 वर्ष का एक और कार्यकाल, और ये अब लगभग आप अंदाजन मान लीजिए 1.5-2 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल इनको मिला है। तो इन्हें स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से ही इस पद से इस्तीफा देके या फिर किसी नए व्यक्ति का इनको चयन कर लेना चाहिए था। और यहाँ पर जबकि असंवैधानिक तरीके से, मैं ज़िले का कोषाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और मुझे पार्टी ने आमंत्रित करके मुझे कोषाध्यक्ष बनाया था। ये इस बात का मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने मेरी परख की। परंतु मैं ज़िले का कोषाध्यक्ष हूँ, बीते 1.5 वर्ष से मेरे पद के ऊपर असंवैधानिक तरीके से कार्यकारी कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ना मुझसे पूछा गया, ना मुझे जानकारी दी गई, ना मुझे जानकारी मिली। उसके बाद में मुझे 6 महीने बाद ये जानकारी मिलती है कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई कार्यकारी कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो ये तो मतलब एक बहुत अटपटी सी चीज़ है कि एक छोटा मतलब ज़िले का एक कोषाध्यक्ष के पद के ऊपर भी आप इतनी बड़ी राजनीति करते हैं कि आप कार्यकारी कोषाध्यक्ष बनाकर नियुक्त कर देते हैं, और फिर उसी नाम को आप
जिले के अध्यक्ष के रूप में आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप आम कार्यकर्ता से पूछिए, कार्यकर्ताओं की भावना जो होगी वो विकास चांडक को स्वीकार होगी। मैं बस ये कहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए पार्टी के अंदर। विकास चांडक जिलाध्यक्ष बने ना बने, उसको प्रदेश में कोई नेतृत्व मिले नहीं मिले, राष्ट्र में मिले नहीं मिले, उससे कोई मायना नहीं। आम कार्यकर्ताओं की पूछ होना आवश्यक है। जो संगठन माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने खड़ा किया था स्वर्गीय, उनके जो सिद्धांत है उसके ऊपर चलना चाहिए। वो सिद्धांत हम भूल रहे हैं। उन सिद्धांतों को भूलकर हम अगर एक नया संगठन के अंदर एक नया अध्याय रचना चाहते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। उन अध्यायों को हमें समझना चाहिए, वो किसी कारण से बने हैं वो अध्याय। इसी नियुक्ति को लेकर जोधपुर में जो नियुक्ति में विलम्ब जो हो रहा है, इसी नियुक्ति को लेकर आज मेरी जिलाध्यक्ष जो हैं जोधपुर के भाजपा के देवेंद्र जोशी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो उनका ये कहना है कि जब सारे फाइनल 34 जिलों में जब नियुक्ति हो चुकी है तो कुछ जिलों में बाकी है, वहाँ भी नियुक्ति अभी बहुत जल्दी होने जा रही है। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि जोधपुर में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी, तो उन्होंने क्या कहा कि 2-3 दिन में नियुक्ति होने जा रही है। यानी कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं राजनीति का जो प्रभाव है, वो जो है, जो मानसिकता है इनकी, वो इन सब जगह अपनी जगह से गोटियाँ सेट हो चुकी हैं। और हमें लग रहा है बहुत ही जल्दी कोई, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर उसका अगर किसी का नाम अगर आ रहा, बोले नहीं ये हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये जरूर कह दिया, मैंने कहा पैराशूट प्रत्याशी मिलने जा रहा है या जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता जो है भाजपा का युवा जिलाध्यक्ष बनने जा रहा, तो वो सवाल को टाल गए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको राजस्थान प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व, क्योंकि JK24/7 जो आप देख रहे हैं ये नेशनल चैनल है और ये पूरे देश के साथ साथ कई विश्व के कई वहाँ पे देशों में जा रहा है। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान का जो प्रदेश नेतृत्व है भाजपा का, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? बीते कई दिनों से आप मुझसे संपर्क में हैं। आपने मुझे कहा कि विकास आओ इस पर बात करते हैं। मैं इसे टाल रहा हूँ। बीते 2 सालों से मैं इस बात को टाल रहा हूँ कि पार्टी के ही अंदर रहकर पार्टी के बारे में बोलना उचित नहीं, वो भी मीडिया के अंदर आकर। परंतु आज स्थिति ऐसी है कि कोई हमारा फ़ोन आने को तैयार नहीं, पार्टी के अंदर कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, और जिलाध्यक्ष जी तो हमें मिलने का समय देने के लिए भी तैयार नहीं। तो हम बात करें तो किसके पास जाके करें? अब हमारे पास में नरेंद्र मोदी जी के नंबर नहीं, अमित शाह जी के नंबर नहीं, अगर है भी तो हमारे नंबर उठाएं तो कैसे उठाएं वो? परंतु कम से कम हमारे जिलाध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष को तो हमारी बात की सुनवाई करनी चाहिए, बात तो करनी चाहिए कि भाई क्या तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है। प्रदेश नेतृत्व को इस बात के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि चंद्रशेखर जी भाई साहब को निरंतर मैं इन चीज़ों का सभी माध्यमों से पत्र वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, और उनको मैंने खुले तौर पे पत्र भी लिखा, सारी जानकारी भी दी कि भाजपा जोधपुर शहर जिले के अंदर क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी ये स्थिति रहना ये गलत है। इस चीज़ से संगठन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, युवा मोर्चा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। विकास चांडक हो सकता है शायद मुझ पे संगठन के खिलाफ बोलने का, जबकि मैंने कोई खिलाफ नहीं, संगठन को सुधारने की बात की है। और संगठन में कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जो हैं उनको बात समझाने का एक प्रयास किया है, क्योंकि हमारी सुनवाई ज़मीन इस स्तर पे हो नहीं रही है, तो हम इस माध्यम से उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई कार्रवाई मुझ पे की जाए, परंतु हम जन्म ही भाजपाई हैं और मृत्यु ही हमारी भाजपाई है, हम नहीं बदलेंगे। मेरे पिताजी ने तो कार सेवा की, जब नागौर जिले से कोई राम जन्मभूमि के लिए लाठी उठाने को तैयार नहीं था, तब मेरे पिताजी ने उसकी अगवानी करी। मेरे पिताजी ने संघ की सबसे पहली शाखा खिंवसर गांव के अंदर लगाई, और हमारे तो परिवार में पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने पार्टी की सेवा की है, पर हमने कभी कुछ नहीं मांगा। परंतु आज जब कार्यकर्ता कुछ चाहता है और कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती है, तो उसके ऊपर कुछ तो बोलना मेरा अधिकार है। क्योंकि मुझे एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे आप जानते हैं, जनता जानती है, कार्यकर्ता जानती है, तो अगर मैं ही नहीं बोलूँगा तो फिर कौन बोलेगा? लेकिन अमूमन भाजपा में बोलने वालों को निपटा दिया जाता है, ये भी ट्रेंड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि भाजपा या RSS से आप जुड़े रहे हैं, 14 वर्ष की उम्र में आप भाजपा से जुड़े रहे, और कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये इस तरह का जो है मीडिया के सामने आना, अपनी बात को रखना, ये एक्चुअल में ट्रेंड अभी भाजपा में नहीं चल रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं आपको इसका खामियाजा न भुगतना पड़े? खामियाजा मुझे पता है कि भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के लोग बैठे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे विरुद्ध कोई चीज़ कहीं पर चल रही है। तो मैं इससे डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
मेरे तो पीढ़ियों ने उन लोगों से लड़ा जिन लोगों से लड़ने की क्षमता उस समय के लोगों को नहीं थी। तो ये लड़ाई हमारे घर की है, परंतु घर को सुधारने के लिए हमें कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे ना। प्रयास ही नहीं करेंगे तो घर सुधरेगा कैसे? घर के अंदर जो ये असामाजिक तत्व आए हुए हैं इनको निकाला कैसे जाएगा? और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे एक के ऊपर कार्रवाई होने से संगठन सुधरता हो तो सबसे पहली कार्रवाई मुझ पर होनी चाहिए। कार्रवाई हो पर संगठन को सुधारने का जिम्मा मैं लेके रहूँगा। और रही बात पार्टी और संगठन की, पार्टी और संगठन मुझे दायित्वों से मुक्त करते हैं या आम सदस्यता से मुक्त करते हैं तो भी मुझे उसका डर नहीं। पार्टी की सेवा में निरंतर फिर भी करता रहूँगा और करता रहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की बापोती नहीं। भारतीय जनता पार्टी माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है और इसकी सेवा करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन अब चलो इस राजनीति से हटके अब कुछ और चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप जो है एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मतलब जो है कार्यकर्ता रहे हैं। आपने विदेशों में जाके भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो जैसे जैसे आप जैसे कंबोडिया, हांगकांग, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे राज्यों में देशों में आप गए हैं, वहाँ जाके आपने क्या किया और कि कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में मुझे बीते गत वर्ष में अफगानिस्तान से एक निमंत्रण पत्र आया था कि भारत का प्रतिनिधित्व करने, युवा प्रतिनिधित्व करने आप यहाँ पधारिए, और लॉकडाउन होने के कारण आगे कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मैं बीते कई वर्षों से नेपाल के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसके अलावा कंबोडिया के अंदर कर रहा हूँ, जहाँ मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय युवाओं, स्वामी विवेकानंद की बातों को वहाँ तक पहुँचाता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का जो एक लक्ष्य था युवा भारत का या युवा संसार का, उस लक्ष्य को पहुँचाने के लिए मैं तत्पर रहा हूँ। भारतीय आयुर्वेद के ऊपर भी मैं विदेशों के अंदर उनको समझाता हूँ कि तुलसी की महत्वता क्या है, नीम की महत्वता क्या है, इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। तो इस पर सुनने के लिए विदेश के काफ़ी लोग मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि मुझे इन जगहों पर बुलाया जाता है। और लेखक हूँ तो कई बार लेखक अच्छे वक्ता भी होते हैं, तो उस कारण हमें बोलने का शौक़ भी होता है, तो हम बोलते हैं। आपने लेखक की बात करी तो हमें याद आ गया है कि अमेज़न पे आपने एक पुस्तक लिखी, अनदेखी। उसने जो है सबसे ज़्यादा बुक्स बेचने का रिकॉर्ड पाया है। तो ये इसमें अनदेखी में आपने क्या ऐसा लिखा है, क्या इतनी किताबें क्यों बिकी हैं अमेज़न प्लेटफॉर्म पर, जिसके कारण जो है युवा वर्ग को कुछ प्रोत्साहन मिला हो? बिल्कुल, जब मैं यहाँ आपके स्टूडियो आ रहा था उस समय भी करीब 25 से 30 किताबों की डिलीवरी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के माध्यम से होनी थी मेरी किताब की। अब भी निरंतर हज़ारों की तादाद में किताबें बिक चुकी है और अभी भी किताबों को पढ़ा जा रहा है, पूरे देश के अंदर उसको पूछा जा रहा है। मूल लक्ष्य इस किताब का ये था कि भारत के जो गाँव हैं और उनकी छुपी हुई प्रतिभाएँ और उनका संघर्ष उसको दिखाना। उसमें सर्वप्रथम अनदेखी जो है वो पहला भाग है मेरी इस पुस्तक की रचना का, और उसके अंदर हमने खिंवसर गांव को लेकर खिंवसर के संघर्ष को, खिंवसर के इतिहास को और खिंवसर के भविष्य को उजागर किया है। और आने वाले समय के अंदर मुझे राजनीतिक रूप से तो देखते हैं लोग, मुझे एक लेखक के रूप से भी देखते हैं। मैं सत्य बोलने की मेरी एक जो ये अंदर की भूमिका है, ये मुझे हमेशा निभानी पड़ेगी। इस माध्यम से अभी अनदेखी का एक सेकंड पार्ट भी जल्द बाज़ार के अंदर आ रहा है, अनदेखी अनकही, जहाँ पुणे के ऐसे छुपे हुए गाँवों को मैं दिखाने जा रहा हूँ जिनके बारे में पुणे के ही लोग नहीं जानते। और अभी वर्तमान में मेरी पुस्तक नेक्स्ट 2 महीनों के अंदर युवा योद्धा लॉन्च होने जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि मुकेश खन्ना जी जो राष्ट्रीय फिल्म कलाकार हैं और वो भी इस पुस्तक के विमोचन के अंदर आ सकते हैं। और ये किताब जो है अभी इंडिया की मोस्ट अवेटेड बुक की टाइटल के अंदर है, और आप सभी के माध्यम से, आप मीडिया वालों के सहयोग से विकिपीडिया पर भी इसने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो ये कार्य तो बचपन से करता आ रहा हूँ, लिखने का एक शौक़ है, उस शौक़ को मैंने अभी तक जीवित रखा अपने अंदर। तो आपने देखा दर्शकों, ये थे विकास चांडक, युवा नेता भी हैं और ये लेखक भी हैं। आज ये हमारे स्टूडियो JK 24/7 में आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पधारे और इन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा, जनता के दर्द को यहाँ रखा, पार्टी के नेतृत्व को यहाँ रखा। तो इस तरह से इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका में है ये, और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी भविष्य इनका उज्जवल हो। और जोधपुर से, राजस्थान से JK 24/7 के लिए सुभाष सिंह चौहान के साथ प्रकाश पंचारिया, रमेश पटेल।